बोलो सैफ। माहिद गाड़ी का दरवाजा बंद करते बाहर निकला ही था कि उसका खास मातहत सर से उसकी जानिब बढ़ा। उसे यूं उजलत में देखकर माहिद ने संजीदगी से कहा, सर वो। सैफ कुछ बताने लगा था कि अनफाल को गाड़ी से उतरते देख बात अधूरी छोड़ दी। माहिद ने आईब्रो उचकाई और एक नजर अनफाल को देखा, जो ब्लैक चिकन की साड़ी में चादर के हाले में काफी दिलकश लग रही थी, कि इन पर ध्यान दिए बगैर तेजी से अंदर बढ़ गई। सर शम्स खान इलेक्शन में कामयाब हो गए हैं, पर क्या? मुझसे आधी अधूरी बात मत क्या करो। माहिद ने डपटा कि सैफ गड़बड़ा सा गया था। सर उनकी गाड़ी पर फायरिंग हुई है। सैफ ने तेजी से बात कही। नॉट अगेन। माहिद ने तेवरी चढ़ाते बर्फीले लहजे में कहा कि पिछली बार शम्स को गोली लगने से वो अच्छी तरह वाकिफ था और अपने आदमियों से उसकी पल पल की खबर लेता रहता था। अब फिर से गोली का सुनकर माहिद का पारा हाई हुआ। सर वो शम्स खान जिंदा। इतना कहकर सैफ ने आदत से मजबूर फिर बात अधूरी छोड़ दी। सैफ, माहिद धाड़ा था उसकी बात के दौरान यूं बार बार वक्फा लेने पर। सॉरी सर, बट शायद शम्स खान अब नहीं रहे। सैफ ने तेजी से बोलकर आंखें मीच ली। माहिद को लगा जैसे किसी ने दहकता हुआ लावा उस पर उंडेल दिया हो। यकदम उसका दिल सिकुड़कर फैला था। सैफ की बात पर वो कुछ पल खामोश समझने की कोशिश कर रहा था। सैफुर रहमान। अचानक से माहिद की गर्जदार आवाज गूंजी कि लॉन में रात के फंक्शन की तैयारियां करते सब मुलाजिम हड़बड़ाकर उसकी जानिब मतवज्जो हो चुके थे, जबकि सैफ ने झुरझुरी सी ली और आंखें झुका ली। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो सुर्ख आंखें उस पर गाड़े हुर्राया था। सर, बरम खान हमारा आदमी जो शम्स सर पर नजर रखे हुए था, उसने अभी इत्तला दी है कि पोलिंग स्टेशन से बाहर शम्स खान की गाड़ी पर बेतहाशा फायरिंग हुई है। वो, उनके आदमी और उनका ड्राइवर शदीद जख्मी हुए हैं, जिसके नतीजे में शायद कि वो शट अप, जस्ट शट अप। उसकी बात पूरी होने से पहले माहिद धाड़ा था और बिजली किसी तेजी से गाड़ी की दूसरी जानिब आकर ड्राइविंग सीट पर बैठा। उसके बैठते ही सैफ भी अपने आदमियों को दूसरी गाड़ियों पर बैठने का इशारा करता सरस से माहिद के साथ फ्रंट डोर खोलकर बराजमान हो चुका था। डैमिट, किसकी हिम्मत हुई कि वो माहिद अरसलान खान के बाजू पर वार कर गया। माहिद फुंकारा। उसकी आंखों में शोलों की सी लपक थी। शम्स और माहिद एक दूसरे के बाजू ही तो थे। कौन वाकिफ नहीं था? हवेली के तमाम अफराद, उनके कबीले के आसपास के तमाम इलाके अच्छी तरह वाकिफ थे कि शम्स और माहिद एक दूसरे के लिए क्या हैसियत रखते हैं। लाख ना चाकी सही, पर उन दोनों ने एक दूसरे के हिफाजत के लिए बंदे मुख्तस कर रखे थे, जिससे वो दोनों अनजान थे। तभी तो दुश्मन उन दोनों के पीछे लगे हुए थे। जहां जमीन खान शम्स के पीछे था, वहीं हशमत माहिद के पीछे था। सर, उनके मुखालिफिन से हार बर्दाश्त नहीं हुई। सैफ ने जल्दी से आगाह किया। बास्टर्ड। तैश की आलम में माहिद ने मुक्का स्टीयरिंग पर जड़ दिया। हॉस्पिटल कौन सा है? उसने शदीद परेशानी और गम गुस्से के आलम में सैफ से पूछा। उसके बताने पर माहिद ने गाड़ी का स्टीयरिंग कुछ इस अंदाज में घुमाया था कि गाड़ी घूमने के साथ फर्श पर रगड़ के साथ फिजा में उसके टायरों की चड़चड़ाहट गूंज उठी थी। यकलख्त माहिद ने दाईं जानिब मोड़ते हुए रविश पर गाड़ी जहाज की तेजी से बढ़ाई। गेट पर खड़ा गार्ड हड़बड़ाकर उतनी ही स्पीड से दरवाजा खोल चुका था और देखते ही देखते वो गाड़ी रोड पर डाले हवाओं से बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। माहिद का चेहरा सुर्ख, लहू टपकाती आंखें, खतरनाक तासुरात उसके शदीद गुस्से में होने का अंदिया दे रहे थे। करार राशा। जरीन किचन में खड़ी अपने लिए कॉफी बना रही थी, साथ ही पश्तो सॉन्ग गुनगुना रही थी। उसकी सुरीली आवाज का जादू पूरे किचन में फैला हुआ था कि बदर जो मुलाजमा को चाय का कहने आया था, सामने अपने दिल का सुकून देखकर दिल बाग बाग हुआ था कि कुछ देर पहले ही खानम बी ने पर्दा का वाज़े हुक्म सादिर कर दिया था और अब शादी तक लड़के अपनी दुल्हनों को बिल्कुल भी नहीं देख सकते थे। बातचीत, हंसी मजाक तो दूर की बात थी। जरी जानम। बदर दबे कदमों चलता उसकी पुश्त के पीछे जा खड़ा हुआ और निहायत दिलफरेब अंदाज में उसके कान के करीब झुककर सरगोशी की। जरीन जो मगन सी कॉफी फेंट रही थी कि बदर के यूं पुकारने पर करंट खाकर अपनी जगह से उछली। ओए बेरहमा, ओए बदतमीज। जरी ने उसे बड़ी बड़ी आंखें दिखाएं। वो यकदम उसके यूं पुकारने पर वाकई डर गई थी। जबी दिल पर हाथ रखे बरजस्ता बोली, पे अल्लाह कसम, सता दादस्तर की सता जोर दाखली, वल्लाह तुम्हारी ये खूबसूरत आंखें मेरी जान निकाल देती हैं। बदर उसके झील की मानिंद गहरे नैनों में झांक कर सदके दिल से बोलकर जरीन की धड़कनों में उधम मचा गया था। तमीज करो बदर, फ्लर्ट नहीं। वो घूर कर 2 कदम दूर होती बोली, हाय जानम, तुम खुद उकसाती हो और इल्जाम होने वाले मुझ मासूम शोहर पर। बदर ने दिलरुबा अंदाज अपनाया। जानती हो कितने मासूम हो तुम? ये रात को क्या सीन है तुम्हारा? जरीन उसकी जानिब मुड़ी इस्तफहामिया बोली। तुम कहो तो
بنا لیں اپنا سین، بدر نے گھمبیر آواز میں کچھ اس انداز سے کہا کہ زرین خفت اور شرم کے مارے اس کا منہ کھل گیا۔ تم کمینے، بدر میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ وہ یکدم غرائی، ہاں یارا، سین تو ڈیرے پر بنانے کا ہے، تم اگر انٹرسٹیڈ ہو تو ہم، بدر نے کہکا لگایا اور پھر سے سرگوشی میں بات ادھوری چھوڑ دی۔ خانم بھی اس کے انداز دیکھ کر زرین چلائی، اوے پاگل لڑکی، مروانا ہے کیا؟ بدر تڑپ کر اس کے قریب ہوتا اس کے لبوں پر بھاری ہاتھ رکھے اس کی چیخ دبا گیا۔ وہ کھٹی کھٹی آواز میں اس کی گرفت میں چھٹپٹا اٹھی، چپ ایک دم، تمہیں میرا ذرا ڈر نہیں؟ ایک بار شوہر بن لینے دو، پھر دیکھنا تمہاری رگ رگ میں اپنا روب اور ڈر اتار دوں گا۔ اسے بالکل نہ ڈرتے دیکھ بدر نے بھی بدلے میں گھورا اور ہلکا سا جھک کر اس کے عین لبوں پر جمے اپنے ہاتھ پر لب رکھے۔ اس کی حرکت پر زرین دہل اٹھی، اس کی آنکھیں خطرناک حد تک پھیل گئیں، جبکہ ملیح چہرے پر سرخی کھلنے لگی تھی۔ بدر کو اندازہ لگانا مشکل تھا، آیا یہ لالی غصے کا عنصر تھی یا شرم کی وجہ سے تھی؟ جس بھی وجہ سے تھی، اس کا سرخ اندھاری چہرہ بدر کو بری طرح ڈسٹرب کر گیا تھا۔ زرین نے اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کے بڑے بڑے ناخن چبو ڈالے۔ بس اتنا پینک مت ہو، چلو چائے بناؤ، دوست آئے ہیں میرے۔ وہ اس کی نظروں سے تنبیہ کرتا ہاتھ ہٹا کر دور ہوا اور روب سے بولا، تم انتہا کے گھٹیا لڑکے ہو، نہیں بناتی چائے۔ اس کے ہاتھ ہٹاتے ہی وہ اس کے کندھے پر ہاتھ مارتی چلائی، صرف تمہارے لیے، اب شاباش تم میری جانم، چائے بناؤ۔ تمہیں پتا ہے نا کہ مجھے تمہارے ہاتھ کی چائے پسند ہے، تو بنا کر مردان خانے بھیج دینا، میں تمہاری نوکر نہیں ہوں۔ اس کے انداز پر وہ تل ملا اٹھی، یقیناً تم ہی ہو۔ وہ بھی دوبدو بولا، کیا؟ زرین تڑک اٹھی، میرا مطلب یقیناً تم خدمت گزار، سلیقہ شوار ہونے والی بیوی ہو تو میرا اتنا کام تو کر سکتی ہو نا؟ بدر اس کا گال تھپ تھپا کر بولا، دور ہٹو، موقع چاہیے چپکنے کا۔ زرین نے اسے دور دھکیلا، اف جانم، صحیح موقع مل تو لینے دو، پھر بتائیں گے چپکتے کیسے ہیں۔ بدر نے لوفرانہ انداز اپنایا، بدر اب تم نے مزید بکواس کی تو میں خانم بی کو تمہارے کرتوت بتا دوں گی۔ زرین انگلی اٹھا کر وارن کرتی چنگاڑی، کیا کرتوت بتاؤ گی؟ ابھی تو میں تم سے چپکا بھی نہیں۔ بدر افسوس سے سر ہلاتا آنکھیں نچا کر بولا، میں بتاؤں گی تم لوگ جو آج ڈیرے پر کس طرح کی پارٹی کر رہے ہو۔ زرین دانت کچا کر بولی۔ بدر نے آنکھیں دکھائیں، خبردار کسی سے کچھ کہا تو، اور کس طرح کی کیا مطلب ہے؟ بس ہلا گلا ہوگا، ادھر تو تم لوگوں نے ہمیں باہر ہی سکھائے رکھنا تھا تو ہم پارٹی کر رہے۔ بدر نے تفصیل بتائی کہ زرین زور و شور سے اوپر نیچے سر ہلاتی اس کی بات کی مصنوعی تائید کرتی بدر کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ شمس لالا اور ماہد بھی آئیں گے کیا؟ اس نے سینے پر بازو باندھے سوال داغا۔ نہیں، وہ ادھر ہی ہوں گے۔ بدر نے فوراً نفی کی، مطلب دال میں کچھ کالا ہے۔ زرین نے گھورا، چپ کرو تم، ابھی بیوی بنی نہیں ہو اور سوال جواب شروع۔ قربانی سے پہلے ایک رات ہم اپنی مرضی کی نہیں جی سکتے کیا؟ اور تمہاری اطلاع کے لیے تمہارے بھائی بھی ہوں گے ساتھ۔ بدر جھنجھلا اٹھا تھا اور اسے آنکھوں سے چائے بنانے کی جانب اشارہ کرتا اس کی کافی اٹھا کر چلتا بنا۔ بھلے ان کی پسند کی شادی تھی، پر پھر بھی بدر کو قربانی ہی لگی تھی کہ اس کے بعد اس کی افلاطون بیوی کا جو راج چلنا تھا، بدتمیز میرے بھائیوں کو بھی اپنا جیسا بنا رہا ہے۔ ماہد بھائی کے سامنے کھننا ہوتا ہے اور ادھر شباب کباب کی پارٹیوں کا پلان ہے۔ تمہیں تو میں بڑی چائے پلاتی ہوں۔ زرین بڑبڑائی اور دل کھول کر چائے میں نمک انڈیل کر کچی پکی چائے کپوں میں ڈال کر ملازمہ کے ہاتھ بھیج کر خود لاؤنج میں بیٹھی فون سکرولنگ کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب بدر سرخ چہرہ لیے تن فن کرتا اس کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ کیا؟ زرین کا انداز بیگانہ تھا۔ تم نے مجھے میرے دوستوں کے سامنے شرمندہ کروا دیا۔ دل چاہ رہا ہے کہ یہ ساری پیالیاں تمہارے سر پر توڑ دوں۔ بدر بھپرا شیر بنا دھاڑا، ہو گیا نا اندازہ؟ اب تم مجھے رات کی پارٹی میں جا کر دکھاؤ۔ زرین نے اس کے غصے کا کوئی اثر نہیں لیا اور اسے للکارا۔ بدر کچھ پل اس کو گھورتا رہا اور پھر اس کے قریب ہوا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ پارٹی میں جانے پر غصہ ہے۔ تمہیں کیا تکلیف ہے ہماری پارٹی سے؟ بدر نے گہری آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑے استفسار کیا، کیونکہ وہاں وہ ہوں گی۔ زرین سے کچھ نہیں بن پایا تو جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتی بولی۔ بدر کے لبوں پر تبسم پھیلا، فکر نہ کرو، وہ ہوئی بھی تو میرا دھیان تم میں ہی لگا رہے گا۔ بدر خمار آلود آواز میں سرگوشی کر کے زرین کے دل کی دھڑکنیں منتشر کر گیا۔ مطلب وہ ہوں گی؟ زرین نے سخت لہجے میں پوچھا۔ بدر نے فقط کہا، جبکہ نظریں اس کے چہرے پر ہی جمی تھی۔ اس کی سن کر زرین کی شاکی نظریں اسے گھورنے لگیں۔ ٹھیک ہے، اگر تم رات میرے ساتھ رہنے کا وعدہ کرو تو میں پارٹی میں نہیں جاؤں گا، بدر سرگوشی نما بولا اور اس کے تاثرات جانچنے لگا۔ تم تھرک پن میں آخری حد بھی تجاوز کر چکے ہو، لوفر آدمی۔ زرین گرائی، آج تو اس کے رنگ ڈھنگ ہی نرالے تھے۔ وہ زرین کو زج کیے جا رہا تھا۔ ہا بدر نے کہکا لگایا، چالاک لومڑی، بھائیوں پر گئی ہو قسمیں۔ اب میری بات سنو،
वो थोड़ा और करीब हुआ। अगर तुम बताओ तो सच में तुम्हारे भाइयों की भी शामत पक्की है, और अगर हिम्मत करके मुंह खोला भी तो इस सूरत में मुझे भी अपने कमरे में पाओगी। और तुम खुद सोच लो, ऐसी पार्टी छोड़कर आने पर दिल के अरमान भी तो वो बात अधूरी छोड़कर लब दांतों तले दबाए अपने कहके को बमुश्किल रोके उसके लाल भभुआ चेहरे को देख रहा था। ठरकी, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी अगर मेरे कमरे की जानिब देखा भी तो। जरीन हकलाती दूर होती बोली। उसे कानों से धुआं निकलता महसूस हुआ। जब ही 2 कदम पीछे होती उसे सलावातें सुनाती फौरन से भाग गई। आप लोगों ने इंतहाई बुरी हरकत की है, बस मान लो। अनफाल उनको घूरकर अपनी बात पर जोर देती बोली। हाँ भाई, मान लिया, पर हमें अंदाजा भी तो हो गया ना कि तुम जो हर वक्त मेरे भाई को जल्लाद शो करवाती थी वो उसके बरक्स निकले। फलक ने हाथ नचाकर कहा कि सब लड़कियों ने उसकी तायीद की। क्या बरक्स निकले हैं? अनफाल तो गोया भड़क उठी थी। देखा नहीं कितना प्यार करते हैं मेरे भाई, रोशाना ने टुकड़ा लगाया। प्यार नहीं, तशद्दुद, अनफाल ने सर झटका। हाँ जी, प्यार भरा तशद्दुद। जबकि उसकी बात पर अनफाल सुर्ख होती लब दबा गई। शर्माओ नहीं अब, और मुझे खाला कब बना रही हो वैसे? निम्रा ने दांत तिकोसे। जबकि अनफाल का चेहरा भाप छोड़ने लगा था। खानम बी को परपोता चाहिए। उसके कानों में माहिद की गंभीर मायने खेज सरगोशी सुनाई दी। दिल गोया कानों में धड़कता महसूस हुआ। बकवास नहीं करो, अनफाल ने घूरा। अच्छा बताओ ना फिर, माहिद भाई ने कब जान बख्शी? जरीन ने इश्तियाक से पूछा। उसका कंधारी चेहरा देख सबको उस पर बेतहाशा प्यार आ रहा था। जबकि उनके यूं पूछने पर अनफाल को माहिद की एक एक हरकत याद आई। उसे अपना आप उसके लम्ब से दहकता महसूस हुआ था। उसकी गुस्ताखियां याद आते ही अनफाल सरता पैर रंगों में नहा गई। वो आप लोगों को लग रहा था, पर असल में वो मुझे डांट रहे थे। अनफाल सबको खा जाने वाली नजरों से देखकर चबा चबा कर बोली। अच्छा जी, तो वही डांट कब तक चलता रहा? रोशाने मायनी खेज से बोली, जबकि बाकी सब उसके चेहरे पर नजरें जमाए बैठी थी, जैसे वो कुछ बोलेगी उसकी बात फौरन उचक कर मजीद सवालों पर उतर आएंगी। रोशाने आपी, सच्ची वो मुझे डांट रहे थे, अनफाल ने मुंह बनाया, जबकि उसके यूं रूहांसी होकर कहने पर सबका छत फाड़ कहका गूंजा और रोशाने ने अनफाल को साथ लगाया। हाय मेरी मासूम सी भाभी, रोशाने ने उसके गाल पर लब रखते कहा, जबकि अनफाल भाभी लफ्ज पर आंखें घुमा कर रह गई। देखो अनफी जान, तुम इस प्यार को गुस्सा कह रही हो, पर माहिद भाई तो तुम्हारे इश्क में गोडे गोडे डूबे लग रहे हैं। अब तुम हमारे जीजू के साथ ज्यादती कर रही हो, इस प्यार को डांट का नाम देकर। अनफाल ने दिल ही दिल में माहिद को कोसा। उसे अब उसका यूं करीब होने की वजह मालूम हुई थी। मतलब सबकी नजर में वो बहुत प्यार करने वाला शौहर साबित हुआ था कि अब उनको यकीन दिलाना मुश्किल था कि इंतहाई करीब आकर वो वाकई डांट ही रहा था। शातिर बाज इंसान। अनफाल बुड़बुड़ाई। तुम बड़ी फैन हो उसकी। मैं साथ रहती हूँ, मुझे पता है। एंग्री बर्ड का मौका चाहिए उसे, बस मुझ पर रोब झाड़ने का, गुस्सा करने का। अनफाल ने सबको करारा सा जवाब दिया। बस बस बहन, अब तुम कुछ भी कह लो, माहिद भाई तो तुमसे प्यार करते हैं और ट्रेलर हम देख चुके हैं। निम्रा ने बात खत्म की। प्यार करते हैं, खाक करते हैं, अनफाल बिलबिला उठी, जबकि वो सब उसको यूं जिच होता देखकर दिल खोलकर मुस्कुराती उसे छेड़ने में मसरूफ थी। जितने आप सबके होने वाले मियाँ आप पर आशिक है ना, आप लोग अपनी खैर मनाएं, बस हम पर नजर ना रखें। अनफाल मुस्कुराकर बोलती सबकी बोलती बंद कर गई। उनकी पतली होती हालत देखकर निम्रा और अनफाल का कहका बरजस्ता था। माहिद रश ड्राइविंग करता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा और सरहद से बाहर निकलकर अंदर की जानिब भागा। उसके हर अमल में बेचैनी, इस तरह भी कैफियत रोनुमा थी। दिल बेतहाशा धड़क रहा था। सामने ही हॉस्पिटल के दाखिली दरवाजे पर अवाम का सैलाब उमड़ आया था, जबकि पुलिस के कई कारकुनान मीडिया के नुमाइंदों को अंदर जाने से रोक रहे थे। माहिद के पीछे सैफ और उसके मुसल्ला गार्ड्स थे। वो रफ से हुलिये में भी काफी हैंडसम लग रहा था। ब्लैक जीन्स पर व्हाइट शर्ट पहने, कफ कोहनियों तक फोल्ड किए, तरतीब से बाल सेट बेतरतीबी से माथे पर बिखरे थे। कोरी रंगत में सुर्खियां खुली थी। ग्रे सुर्ख आंखों में बेचैनी समोए, चेहरे पर पथरीले तासुरात सजाए। वो भाग कर जीने चढ़ रहा था। उसे आता देखकर पुलिस एहलकार अवाम को हटाते उसको गुजरने की जगह दे रहे थे। माहिद को देखकर कैमरों का रुख उसकी जानिब हो चुका था। माहिद अरसलान खान सबको नजरअंदाज करता तेजी से सीढ़ियां अबूर करता अंदर की जानिब बढ़ा था। अंदर भी काफी पुलिस थी। माहिद के दिल को किसी ने मुट्ठियों में जकड़ा था। उसके कदम लड़खड़ाए थे। इंस्पेक्टर के इशारे पर दाईं जानिब मुड़ा था। सामने का मंजर देखकर माहिद के भागते कदम एकदम से थमे थे कि वो लहू रंग आंखों से देखता पत्थरास आ गया था। उसने सुर्ख निगाहें खावर पर डाली, जो दीवार के साथ लगा खड़ा सर झुकाए फर्श पर न जाने क्या घूर रहा था। उसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे, जबकि चेहरे पर छोटे छोटे जख्म थे। माहिद का दिल अनजाने खौफ से धड़का था। साथ ही बेंच पर जमीर खान अपनी टांग को थामे दर्द बर्दाश्त करता बैठा था। दोनों के चेहरे पर बला की परेशानी थी। माहिद ने धड़कते दिल से आगे की जानिब कदम बढ़ाए। उसे शम्स कहीं नहीं दिखा था।
वो इस तरह कैफियत में बालों में उंगलियां फंसाकर उनको पीछे की जानिब करता खावर के सामने आन खड़ा हुआ। तब तक उसके पीछे सैफ भी पहुंच चुका था। शम्स खान कहाँ है? माहिद ने लहू रंग आंखें उस पर गाड़े तनदही से इस्तफसार किया। उसकी निगाहों से मुस्तरब छलक रही थी, जबकि चेहरे पर सख्त जलाली तासुरात मुज्तमा थे। जैसे उसे उसकी मंशा के मुताबिक जवाब ना मिला तो वो हर तरफ आग लगा देगा, तहस नहस कर देगा और शुरुआत खावर से करेगा। माहिद को गजबनाक तेवरों से खुद को घूरता पाकर खावर ने बेसाख्ता हलक तर किया। सर, वो कुछ भी ऐसा मत बोलना कि मैं तुम्हें शूट करने में सेकंड भी ना लगाऊं। उसके कुछ बताने से पहले माहिद ने उसे वार्न करना जरूरी समझा था। गोया जो कुछ वो सैफ से सुन चुका था वो खावर से सुनने का मुतमन्नी नहीं था। तभी वो उसे बर्फीले लहजे में पहले ही बारावर करा गया। उसकी धमकी से खावर की सिट्टी गुम हुई। उसने एक नजर पीछे खड़े सैफ को देखा, फिर दाईं जानिब ज़मीर को और फिर माहिद को देखा, जो उसके यूं लब बस्ता होने पर खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। गोया खावर में भी सैफ की रूह आन समाई थी। सर, वो शम्स सर। उस फिपरे शेर को देखकर खावर की जान निकली जा रही थी। जब ही उसने जुमला अधूरा छोड़ा कि मुबादा उसे ये बताए कि नहीं कि शम्स सर को गोली लगी है। अगर बताया तो कहीं वो उसका गला ही न दबा डाले। इस कशमकश में मुब्तला खावर ने बेचारगी से शक्ल बनाई। व्हाट द हेल? सैफ, तुम्हारी रूह इसमें क्या कर रही है? माहिद ने उसे छोड़कर सैफ को घूरकर कुछ इस अंदाज से पूछा कि ज़मीर खान ने वो मुश्किल हंसी दबाई, जबकि वो दोनों हवन्नक बने एक दूसरे को देख रहे थे। सर, मेरी रूह मुझ में ही है, वो इसकी अपनी है, सैफ ने जल्दी से सफाई में कहा, जबकि माहिद का गुस्सा आखिरी हदों को छू रहा था। अगले 2 सेकंड में बगैर रुके, तुमने मुझे ना बताया तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें बोलने से महरूम कर दूंगा। माहिद ने सख्त लहजे में धमकी दी कि खावर गड़बड़ा सा गया। शम्स सर वहाँ हैं, उसने इतनी तेजी से कहा कि मुबादा माहिद अपने किए पर अमल न कर दे, जबकि माहिद उसे घूरकर सरस से पलटा और लंबे लंबे डग भरता छटके से दरवाजा खोले अंदर आया। सामने शम्स जिंदा सलामत अपने बाजू पर बैंडेज करवा रहा था। डॉक्टर और नर्स उसके सर पर खड़े उसे फिल-4 ट्रीटमेंट दे चुके थे और अब उसके जख्मों से कांच निकालकर बैंडेज कर रहे थे। शम्स खान, उसको सही सलामत देखकर माहिद की जान में जान आई थी। तभी उसको पुकारा। उसकी आवाज पर शम्स ने झटके से सर उठाकर उसे देखा, जो कदरी बिखरी हालत में लहू रंग आंखों से उसे ही घूर रहा था। माहिद की संजीदा बारोब पुकार पर डॉक्टर और नर्स उनकी जानिब मुतवज्जो हो चुके थे। माहिद को यहाँ देखकर शम्स हैरत में डूबी आवाज में बोलकर बेड से उठ खड़ा हुआ। तभी माहिद मुस्कुराती नजरों से उसकी जानिब बढ़ा और एकदम से उसे गले लगा लिया। शम्स, तुम जिंदा हो? तुम ठीक हो? माहिद उसको जोर से भींचे बोला। उसकी इस इल्तफाती पर शम्स को तो जैसे शॉक लगा था। लम्हे में उसे तदारक हुआ था। जब ये माहिद की कैफियत समझते उसके गिर्द बाजू बांधे। मैं ठीक हूँ माहिद, शम्स ने उसको धीमे लहजे में जवाब दिया। बरसों बाद वो दोनों एक दूसरे से बगलगीर हुए थे। बरसों बाद ये दोनों लम्हे के लिए ही सही सब कुछ भूलकर दोस्ती की पुरानी यादों को ताज़ा कर बैठे थे, और इस कमजोर लम्हे ने उन्हें एहसास दिला दिया था कि उनकी दोस्ती अभी भी काफी मजबूत है। वो चाहे लड़ें, एक दूसरे को मारें, पर किसी तीसरे की हिम्मत नहीं कि वो उनके बाजुओं पर वार करे। लाख इख्तलाफ सही, पर वो दोनों एक दूसरे को नुकसान में नहीं देख सकते थे। जिस तरह शम्स के बारे में इत्तला मिलने पर माहिद पागल हो चुका था, ये उस बात का वाज़ेह सबूत था कि उनकी नाराजगियां फकत वक्ती हैं। जब ही माहिद को अपनी बेख्तियारी का एहसास हुआ तो झटके से उससे दूर हुआ। उसके चेहरे पर थोड़ी देर पहले वाली नरमी की जगह अब संजीदा तासुरात छा गए थे। उसको यूं देखकर शम्स सर झटक कर अपनी जगह पर जा बैठा। उसके बाजू और टांग में शदीद दर्द हो रहा था। दर्द बर्दाश्त करने की तगोदो में उसका चेहरा सुर्ख पड़ चुका था। कौन थे वो लोग? माहिद शम्स पर नजरें जमाए भरफीले लहजे में बोला। हारने वाले। शम्स उसकी जानिब देखकर बोला। तो पुलिस वहाँ क्या कर रही थी? माहिद ने अखड़ लहजे में पूछा। मैं कोई खून खराबा नहीं चाहता था, शम्स ने भी उसी के अंदाज में जवाब दिया। अब कौन सा नहीं हुआ खून खराबा? माहिद उसके खून के धब्बे लगे कपड़ों को देखकर बोला, जबकि शम्स ने उसे घूरा। तुम यहाँ क्या करने आए हो? शम्स बेड पर लेटता बोला। तुम्हें लेने। माहिद दोनों हाथ जीन्स की पॉकेट में डाले आराम से बोला। हरगिज़ नहीं, वापस जाओ तुम। शम्स ने अपना दूसरा बाजू सर के नीचे रखते आरामदेह हालत में कहा। डॉक्टर, क्या मैं शम्स खान को घर लेकर जा सकता हूँ? माहिद शम्स की बात पर कान धरे बगैर डॉक्टर से मुखातिब हुआ, जो अब शम्स को ट्रीटमेंट देकर कमरे से बाहर जा रहा था। यस श्योर, इनको काफी गहरे जख्म आए हैं, इनका बहुत ख्याल रखना है, जल्द ही इनके जख्म भर जाएंगे, डॉक्टर मुस्कुराकर कहता बाहर निकल गया। उसके पीछे नर्स भी कमरे से बाहर चली गई। उनके जाते ही बाहर खड़े वो तीनों कमरे में आए। मैं अपने घर जाऊंगा, शम्स चबाकर बोला।
اور ماہد کے پیچھے کھڑے خاور اور ضمیر اور سیف کو دیکھا۔ میرے ساتھ جا رہے ہو تم، ماہد نے ازلی انداز اپنایا، جبکہ وہ تینوں جو شمس کی طبیعت کے بارے میں پوچھنے آئے تھے اندر سرد جنگ دیکھ کر دوستو آج کی اس ایپیسوڈ کے بارے میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور نیکسٹ ایپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔